Good afternoon, students. Now the next topic is current density. Current density. करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिंबल कैपिटल जे से। अब करंट डेंसिटी जे है क्या? ये रेशो है, डिवाइड है। किसको डिवाइड करना है आपको? करंट को डिवाइड करना है एरिया के साथ। इसकी करंट, जो कंडक्टर में से करंट पास हो रही है उस करंट को डिवाइड करोगे एरिया ऑफ द कंडक्टर के साथ। इसे हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, ये क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट passing through the conductor to the area of that particular conductor। क्या है? ये रेशो है, डिवाइड है। किसे डिवाइड करना है? करंट जो एक कंडक्टर में से गुजर रही है उसे डिवाइड करना है किसके साथ? एरिया उसी पर्टिकुलर कंडक्टर के। तो जे का फॉर्मूला क्या बन गया? आई अपॉन ए। ये फॉर्मूला बन गया। व्हाट इज आई? आई क्या है आपका? करंट। ए क्या है? एरिया। अब यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ जे। तो J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, अभी हमने पढ़ा। तो J इज इक्वल्स टू आई के यूनिट, यूनिट्स क्या है? एम्पेयर। एंड करंट के यूनिट्स क्या है? एरिया के यूनिट्स क्या है? मीटर स्क्वायर। तो J की यूनिट्स आ गए एम्पेयर, मीटर, -2। अब बात आती है अनदर फॉर्मूलेस की, अदर फॉर्मूलाज ऑफ J। करंट डेंसिटी के और क्या फॉर्मूलेस हो सकते हैं? अभी हमने पढ़ा J का फॉर्मूला था I अपॉन ए, और हमें पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है? करंट का क्या फॉर्मूला होता है? करंट इज इक्वल्स टू नेव, NEAVD। ये रिलेशन था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। यही वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा? J इज इक्वल्स टू NEAVD अपॉन ए। ए एंड ए कैंसल आउट, तो जे का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया? NEVD। ये पहला फॉर्मूला था डेफिनेशन के हिसाब से, ये दूसरा फॉर्मूला के अंदर कोई वैल्यू पुट करने से आया। अब तीसरा ड्राइव करते हैं। ऑल्सो हमें क्या पता है? VD किसके बराबर है? E अपॉन M इंटू टाउ। ये रिलेशन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में। अब ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो हमारा आ जाएगा, मैं यही लिख रही हूँ, J इज इक्वल्स टू NE। VD की वैल्यू ये लिखेंगे जो क्या है? E अपॉन M इंटू टाउ। यही वैल्यू आएगी। इसी को हम लिख सकते हैं J इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर E अपॉन M इंटू टाउ। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? थर्ड फॉर्मूला आ गया। फोर्थ फॉर्मूले में इसी में मैं क्या पुट करूंगी? E की वैल्यू पुट करूंगी। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिखेंगे? V अपॉन L, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब वही वैल्यू अगर E की पुट करें, हमें पता है, क्या चीज़ पता है? E किसके बराबर है? V अपॉन L के। अब हम यही वैल्यू J में पुट करेंगे तो J हमारा क्या बन जाएगा? J इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर V टाउ अपॉन ML। ये कहाँ से आया? V अपॉन L कहाँ से आया? E की वैल्यू पुट की, और E कहाँ था? अगर आप प्रीवियस पे चलें तो आपको दिख रहा है E है, NE स्क्वायर E टाउ अपॉन M। E की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी? V अपॉन L, V अपॉन L। ये हो गया पहला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं सिंबल कैपिटल G से। अब कंडक्टेंस क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ
ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है किसका? रेजिस्टेंस का। इसका सिंबल है कैपिटल जी, तो इसी को लिख सकते हो G इज इक्वल टू 1/R। ये R का रेसिप्रोकल है। अब यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ G। G का यूनिट क्या बन जाएगा? G इज इक्वल टू 1/R है। कल पढ़ा था रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, जिसे ऐसे लिखते हैं। नहीं आपको लिखना आता तो आप पूरा ओम लिख दो। अब रेसिप्रोकल में है तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स। याद रखिएगा ओम इनवर्स को सिर्फ इसी यूनिट में अगर इनवर्स लिखा हो तो उल्टा रीड भी करते हैं, तो आ जाएगा मोह, MHO। इनवर्स था इसलिए इसको उल्टा पड़ा, MHO। ऐसे आपके बहुत सारी यूनिट्स में मीटर इनवर्स आता है, तो मीटर को इनवर्स में नहीं लिखना है, METER की जगह RETEM नहीं रीड करना है, सिर्फ ओम को ही रिवर्स में मोह बोला जाता है। और मोह को कई बुक्स में क्या लिखा है? साइमन, जैसे आप कैपिटल S से भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ये याद रखिएगा, ओम इनवर्स को कई बुक्स में क्या लिखा है? मोह लिखा है, और कई में साइमन भी बताया गया है। ये होगी आपकी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस कल हमने क्या पढ़ी थी? रेजिस्टेंस क्या है? किसी चार्ज को चलने में रोकना, रुकावट जो पैदा करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस क्या हुई? द इजी फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज आपका आसानी से चलता जाए किसके अंदर? आपके कंडक्टर के अंदर, तब हम उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर की कंडक्टेंस। अब बात आती है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी, इसका सिंबल होता है सिग्मा। ये क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा है, तो सिग्मा का रेसिप्रोकल हो गया 1/ρ। अब ये तो आ गया इसका फॉर्मूला। अब बात आती है यूनिट्स ऑफ सिग्मा की। सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी। अब सिग्मा के यूनिट्स पढ़ने से पहले हमें रो के यूनिट्स याद होने चाहिए। कल हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L/A होता है। अब इधर से अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं तो रो इज इक्वल टू RA/L, ये तो समझ आया, RA/L। अब आते हैं रो के यूनिट्स क्या है। रो इज इक्वल्स टू, आर के यूनिट्स थे ओम, ए है एरिया, एरिया के यूनिट्स होंगे मीटर स्क्वायर, लेंथ के होंगे मीटर, मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल, तो बन गया ओम मीटर। यही वैल्यू जब आप पुट करेंगे यहाँ तो आपका आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ओम मीटर, विच इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अभी पढ़ाया मैंने आपको ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? मोह, तो इसकी यूनिट आ जाएंगे मोह मीटर इनवर्स, विच इज इक्वल्स टू साइमन मीटर इनवर्स। ये क्लियर हो गया? आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहला टॉपिक हमने पढ़ा क्या चीज़? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? ये रेशो है, डिवाइड है। किसे डिवाइड कर रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं करंट को किसके साथ? एरिया के साथ। कौन सी करंट? जो कंडक्टर से पास हो रही है। एरिया किसका? कंडक्टर का। इन दोनों की रेशो को हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। फिर उसके दूसरे फॉर्मूलेस पढ़ने के लिए हमने पहले करंट का फॉर्मूला पुट किया, जो रिलेशन था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। फिर हमने क्या किया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, जो रिलेशन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में। लास्ट फॉर्मूला हमने क्या किया? जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसमें वैल्यू पुट की। किसकी वैल्यू पुट की? पोटेंशियल की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। नेगेटिव से हमें यहाँ मतलब नहीं है तो हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया है। अब आ गया कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल है, उल्टा है किसका? आपकी रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के उल्टे को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस होती है रुकावट और कंडक्टेंस होता है आसानी से चलना। जब आपका चार्ज आसानी से चल पाता है उसे हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये फॉर्मूले से हो गया रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम, तो ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम फिजिक्स में मोह भी बोलते हैं। इनवर्स है तो उल्टा लिखना है, सिर्फ इसी यूनिट को उल्टा लिखना है और सभी यूनिट्स को रिवर्स में उल्टा नहीं लिखते। अब आया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है किसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या फिर रेजिस्टिविटी का।
तो 1/रो लिख दिया। अब पहले रो के यूनिट्स ढूंढेंगे। रो के यूनिट्स मैंने कल पढ़ाए थे, R इज इक्वल्स टू रो L/A, तो रो यहीं रखा, RA/L आ गया। रो के यूनिट्स R के यूनिट्स थे ओम, एरिया के यूनिट्स थे मीटर स्क्वायर, लेंथ के यूनिट आ गए मीटर। मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया ओम मीटर। ये किसके यूनिट है? रेजिस्टिविटी के। हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी के यूनिट्स लिखने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो रेसिप्रोकल लिखा 1/ओम मीटर, तो ऊपर जब जाएगा तो आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को भी पढ़ाया क्या बोलते हैं? मोह, तो लिख दिया मोह। मीटर इनवर्स था तो मीटर इनवर्स आ गया, और अभी पढ़ाया मोह को और क्या बोलते हैं? साइमन, तो मोह की जगह लिखा साइमन मीटर इनवर्स। ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में से हमें क्या नया चीज़ निकल के आती है, क्या चीज़ नया फॉर्मूला पता चलता है, वो हमें बताना है। क्या बोलता है ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से बताना है तो ओम्स लॉ तो यूज़ करना पड़ेगा। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल्स टू IR, इक्वेशन ए, यही पढ़ा था। अभी हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। वी नो डैट, हमने पढ़ा है I इज इक्वल्स टू NEAVD पढ़ा है, करंट इज इक्वल्स टू नेव पढ़ा है, और हमने पढ़ा है VD का फॉर्मूला होता है EE/m इंटू टाउ। ये VD की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो जब आप पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? करंट I इज इक्वल्स टू NEA, VD की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है? EE/m इंटू टाउ, तो I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर, ये स्क्वायर कहाँ से आया? इस E और इस E को मल्टीप्लाई किया तो आ गया AE/m इंटू टाउ, यही वैल्यू आई। बट हमने ये भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, E इज इक्वल्स टू V/L, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब इस E की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर AV/mL इंटू टाउ। अगेन इस स्टेप को देखिएगा, NE स्क्वायर सेम है, A को A लिखा, E की जगह लिखा V/L, टाउ को टाउ लिखा, नीचे M था, M को M लिखा। ये क्लियर? इस V को मैं यहीं रखूंगी वोल्टेज को, और सभी टर्म्स उस तरफ लेके जाऊंगी, तो आ जाएगा V इज इक्वल्स टू I इंटू ML/NE स्क्वायर A टाउ। चेक कर लेते हैं, V यहीं रहा एज सच, I ऐसे ही रहा, ML ऊपर गया, NE स्क्वायर A टाउ, NE स्क्वायर A टाउ इसके डिनोमिनेटर में आ गया। ये क्लियर हो गया। ये आ गई आपकी इक्वेशन B। ए इक्वेशन आपकी बोलती थी V इज इक्वल्स टू IR, बी इक्वेशन बोलता है वोल्टेज इसके बराबर है, ये बोलता है वोल्टेज इसके बराबर है, ये इक्वेशन बोलती है वोल्टेज इसके बराबर है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन A एंड B, दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? V के बराबर है, इक्वल्स टू के बराबर है, I के बराबर है, तो R किसके बराबर आ गया? R इज इक्वल्स टू ML/NE स्क्वायर A टाउ के बराबर आ गया। R की वैल्यू क्या आ गई? ML/NE स्क्वायर A टाउ। ये मुझे कैसे पता चला? जब मैंने A और B इक्वेशन को इक्वेट किया, ये आपकी R की वैल्यू आ गई। तो ओम्स लॉ से नया क्या कंक्लूजन निकला? R का रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला आया। ये जो फॉर्मूला आया अब आपको हायर फर्दर क्लासेस में और एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम यही फॉर्मूला याद रखना। इस फॉर्मूले को बाय हार्ट लर्न कर लो, इसको अच्छे से लर्न करके रखना। अब हमने पढ़ा है व्हाट इज रेजिस्टेंस, हमने तो कल पढ़ा था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू रो L/A, कल हमने ये पढ़ा था। बट आज हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो आ जाएगा ML/NE स्क्वायर A टाउ इज इक्वल्स टू रो L/A। मैंने इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को इक्वेट किया तो R के बराबर, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, वो बराबर कर लिए, L और L कैंसिल हो गया, A और A कैंसिल हो गया, तो हमारा नया क्या बन गया? रो का फॉर्मूला बन गया M/NE स्क्वायर टाउ। ये किसका फॉर्मूला बन गया? आपका रो का। आज हमने अभी पढ़ा था पिछले टॉपिक में क्या? कंडक्टेंस।
और रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल था रेजिस्टेंस का। अब मैं कंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालूंगी, तो कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/r, आर का उल्टा लिखेंगे तो 1/r क्या आ जाएगा, 1/r का उल्टा क्या था, इसका उल्टा लिखना है तो आएगा ml/ne² a, इसका उल्टा लिखना है तो लिखेंगे ne² a/ml। ये r का उल्टा हो गया, ये आ गया g का नया फॉर्मूला। व्हाट इज g, कंडक्टेंस। अब आता है कंडक्टिविटी। अब दोबारा हम प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाते हैं। कंडक्टिविटी क्या था, रेसिप्रोकल था रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का उल्टा लिखना है और अभी हमने निकाला रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है, इसका उल्टा लिखना है तो उल्टा क्या आ जाएगा, ne² τ/m। ये आ गया इसका रेसिप्रोकल। अब आगे हमें ओम्स लॉ से नए कंक्लूजन क्या निकले, 4 नए फॉर्मूलेज निकले। एक रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला निकला, एक रेजिस्टिविटी का, कंडक्टेंस का और कंडक्टिविटी का। अब ये फर्दर फॉर्मूलेज यूज होंगे आपके हायर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में पूछा गया है, CBSE में भी और स्टेट बोर्ड में भी। क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। छोटी फॉर्म बोलो, माइक्रोस्कोपिक मीन्स छोटी फॉर्म बताओ ओम्स लॉ की, या फिर क्वेश्चन पूछा गया है रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन सिग्मा जे एंड ई, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताओ। क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछा जाए चाहे ऐसे पूछा जाए, मतलब एक ही है। जे क्या है, करंट डेंसिटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा क्या है आपका कंडक्टिविटी। इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो जे का फॉर्मूला हमने आज ही पढ़ा, व्हाट इज जे, करंट अपॉन एरिया। अब करंट की बात करें, करंट का हमने रिलेशन पढ़ा है NEAVD, नेव, आई ए को ए वैसे ही रखेंगे, ए और ए कैंसल आउट तो जे का फॉर्मूला बन गया NEVD, यही बना। और हमने पढ़ा है हमें ई भी चाहिए तो हमने पढ़ा है NEVD का रिलेशन था रिलैक्सेशन टाइम के साथ E/m इंटू टाउ, ये याद आ गया आपको। तो हम ये कहाँ से आया, मैं यहाँ हिंट दे देती हूँ, VD इज इक्वल्स टू E/m इंटू टाउ। ये कल की वीडियो में हमने डेरिवेशन ड्राइव की है। अब इसी के बाद हम इसे लिख सकते हैं J इज इक्वल्स टू NE² E/m इंटू टाउ, लिख सकती हूँ, इसी को लिख सकती हूँ NE² τ/m इंटू ई। लिखने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, इस टाउ और ई को मैंने आगे पीछे लिख दिया, मल्टीप्लाई में इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो मैंने वैसे ही लिखा। अभी आप ऊपर देखिए NE² τ/m, NE² τ/m किसकी वैल्यू है, सिग्मा की। तभी ये बोला ये पहले आपको टिप्स पे होने चाहिए, ये सिग्मा की वैल्यू तो इसकी जगह सिग्मा लिख सकती हूँ तो आ गया J इज इक्वल्स टू सिग्मा, इसकी जगह सिग्मा लिख दिया, आगे था E। ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, J के बीच में, सिग्मा के बीच में और E के बीच में। इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म किसकी, ओम्स लॉ की। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का, 2 और 3 स्टेप्स ही हैं, इन स्टेप्स को ऐसे ही करना है। क्या है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ओम्स लॉ की, J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ओमिक कंडक्टर्स। ये ओमिक कंडक्टर्स क्या हैं, याद रखिएगा, ये बहुत बार आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स जब होते हैं वहाँ पर भी वाइवा में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स के बारे में आपको जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ इसके बारे में आपको बहुत बार प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है वाइवा में। ओमिक कंडक्टर्स क्या हैं, वो कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो अपने में से करंट या इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं। अब ओमिक कंडक्टर्स क्या हुए, वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। क्या होता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता है जिसमें V वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये कौन से कंडक्टर्स हैं, दीज आर दोज कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ।
जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, अगर इन कंडक्टर्स का ग्राफ बनाया जाए, किस किस के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाया जाए, तो वो ग्राफ क्या आती है, स्ट्रेट लाइन। और वो कहाँ से शुरू होगी, आपके ओरिजिन से। एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी और इंक्लाइंड होगी, चढ़ी हुई होगी, किसके ऊपर, ऑन द वोल्टेज एक्सिस। आपकी वोल्टेज एक्सिस पे वो चढ़ी हुई है। तो इस टाइप के सर्किट्स, वो जो ऐसे कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उसे हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। कई जगह इनको लीनियर कंडक्टर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीनियर कंडक्टर्स। लीनियर कंडक्टर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और वो लाइन चढ़ी हुई होती है, किस एक्सिस पर, वोल्टेज की एक्सिस पर। और इन कंडक्टर्स को कंबाइन करके अगर आपका जो एक सर्किट बनेगा, उस सर्किट को हम बोलते हैं ओमिक सर्किट्स या फिर लीनियर सर्किट्स। अगर इस कंडक्टर को जोड़ के आगे मैं एक वायर लगा दूं, फिर एक सेल लगा दूं, या फिर आगे एक बल्ब जोड़ दूं, एक सर्किट बन गया, बल्ब मेरा ऑन होगा, तब उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, ओमिक सर्किट या फिर आपका लीनियर सर्किट। दूसरा आ जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या है, नाम ही बता रहा है, ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। मतलब कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं हमारे पास जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। मीन्स अगर उनका ग्राफ बनाया जाए वोल्टेज और करंट के बीच में, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता है। इन कंडक्टर्स का दूसरा नाम क्या है, नॉन लीनियर कंडक्टर्स। इनका दूसरा नाम क्या है, नॉन लीनियर कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर्स जिनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। अगर मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट है, यह आपका ओरिजिन आ गया, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा। ऐसे, इधर से ऐसा चढ़ता है, इधर से ऐसे आता है, इस टाइप का ग्राफ दिखाई। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो नहीं है, इसलिए इन कंडक्टर्स को कहा जाता है नॉन ओमिक। अब बच्चों को पूछा जाता है कोई नाम बताओ ऐसे कंडक्टर्स का। फॉर एग्जाम्पल, नॉन ओमिक कंडक्टर्स में आज आपका आ जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर्स एक्स्ट्रा। ये सारे आपके क्या हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। अब ये क्या है, इन्हें आप डिटेल में पढ़ोगे। आपका 8th चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अभी आप इनको सिर्फ लर्न रखिए। ओमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल अगर पूछी जाए तो वहाँ क्या एग्जांपल दोगे आप। डे टू डे लाइफ में घर पे कौन सी वायर यूज़ करते हो, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा। ये ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनका ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन आता है। ये ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं तुम्हें बोलूँ, नॉन ओमिक कंडक्टर्स मैक्सिमम कौन से होते हैं, सेमी कंडक्टर्स। जो तुम्हारे सेमी कंडक्टर्स हैं वो मैक्सिमम तुम्हारे क्या हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन करके बतानी है मटेरियल्स को कंडक्टिविटी के हिसाब से। कंडक्टिविटी क्या थी, जितना आराम से चार्ज फ्लो कर सके। इस हिसाब से हमने मटेरियल को डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर। इसके बारे में ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। इंसुलेटर्स क्या हैं, वो सब्सटेंसेस जो अपने में से करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। अगर उनको स्मॉल सी बाहर से आप वोल्टेज भी दोगे, करंट भी दोगे, पोटेंशियल भी दोगे, बैटरी भी लगाओगे, वो तब भी उसमें से अपने आप में से करंट को पास नहीं होने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एग्जाम्पल में आ जाएगा ग्लास, रबर, वुड एक्स्ट्रा। ये सारे क्या हैं, आपके इंसुलेटर्स हैं। अब आता है कंडक्टर्स क्या है। चैप्टर ही कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं। ये वो मटेरियल्स हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जिसमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है।
और जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा भी इस सब्सटेंसेस के एंड्स पे थोड़ी सी भी वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है, करंट स्ट्रांगली पास होती है, तेजी से गुजरना शुरू हो जाती है। घर में कॉपर की तार होगी जो आपने अभी सर्किट में नहीं लगाई है, आपके टीवी के साथ नहीं चल रही है, ऐसे ही पड़ी है, क्या उसमें करंट है? क्या आप उसको टच करते हो आपको करंट लगती है? नहीं लगती है। कब उसमें से करंट फ्लो करती है? आपको बाहर से कोई बैटरी लगानी पड़ती है, बाहर से कुछ वोल्टेज देनी पड़ती है, उसमें आप जैसे ही थोड़ी सी वोल्टेज देते हो करंट उसमें से तेजी से चलना शुरू हो जाती है। उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। एग्जाम्पल अगेन यही सारी आ जाएंगी, क्या है, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम एक्स्ट्रा। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स क्या हैं। ये वो मटेरियल्स हैं जो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के इंटरमीडिएट लाई करते हैं, बीच में लाई करते हैं। बीच में लाई करने का मतलब क्या है, ये ऐसे हैं जो कभी कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। अब बात आती है कब ये किसकी तरह बिहेव करेंगे। जब आप बाहर से एक सेमीकंडक्टर को छोटी सी बैटरी के साथ अप्लाई करोगे, स्मॉल वोल्टेज दोगे, तब उसमें आराम से करंट फ्लो नहीं कर पाता है। जब उसमें आराम से करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर्स की तरह। बट अगर आप उसी सेमीकंडक्टर को बाहर से जो एक्सटर्नल बैटरी लगाते हो वो ज़्यादा वोल्टेज की लगाते हो, 10, 20, 15 वोल्टेज की लगाओगे, तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, आपके जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आराम से चलना शुरू हो जाते हैं। तब ये किसकी तरह बिहेव करता है, कंडक्टर्स की तरह। तो हम इनको क्या बोलते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट लाई करते हैं, बीच का बिहेवियर शो करते हैं। किस किस के बीच का, इंसुलेटर और कंडक्टर्स का। इंसुलेटर्स ये कब बन जाते हैं, अगर ऐसे पड़े हैं सिंपल फॉर्म में तब भी इंसुलेटर्स हैं। अगर आप बाहर से इनको कोई बैटरी लगाते हो छोटी वोल्टेज की, तब भी इसमें से आराम से चार्ज कैरियर्स नहीं चल पाते, तब इनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। लेकिन जब इन्हीं सेमीकंडक्टर्स को बाहर से एक्सटर्नल बैटरी जो आप लगाते हो, उस बैटरी में लार्ज वोल्टेज होनी चाहिए। जैसे 4 या 5 सेल जोड़ दिए आपने, तो हर एक सेल की अगर 3-3 वोल्ट हो तो कितनी होगी, अगर 4 जोड़ूंगी 12 वोल्ट, तो ज़्यादा वोल्टेज दी, तब उसमें चार्ज आराम से चलना शुरू हो जाता है, ईजिली फ्लो होना शुरू हो जाता है। तब ये सेमीकंडक्टर्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर्स की तरह। इनकी एग्जांपल्स क्या है, मेन एग्जांपल्स जो यूज़ किए जाते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। कौन कौन सी, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन।